तो सवाल फिर वही है कि क्या बीएमसी चुनाव में महाराष्ट्र में एआईएमआईएम का प्रदर्शन सपा के लिए या अखिलेश यादव के लिए टेंशन बनने जा रहा है? यह गंभीर सवाल है, और सवाल इसलिए भी गंभीर है क्योंकि एआईएमआईएम की भारी जीत वहां हुई है जहां महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत थी। अगर हम 29 नगर निगम और नगर पालिका की बात करें तो 125 सीटों पर जीतकर एआईएमआईएम ने निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की नींदें उड़ा दी, क्योंकि समाजवादी पार्टी सिर्फ 2 सीट पर सिमट गई। बड़ा सवाल यह है कि गोवंदी और मानखुर्द जैसे क्षेत्र में जहां मुसलमानों की आबादी बहुत ज्यादा है, जहां अबू आजमी जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो काफी मजबूत माने जाते थे, 4 बार के विधायक हैं, और वहां पर एआईएमआईएम इस तरीके से क्लीन स्वीप करेगी, उससे समाजवादी पार्टी के भीतर चिंता होना तो लाजमी है। और आपको बेहतर मालूम है कि 2020 में आरजेडी बिहार में सरकार बनाने से चूकी तो उसकी वजह असुद्दीन ओवैसी है। अगर हम इस बार की भी बात करें 2025 में, तो असुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने बार बार महागठबंधन से कहा कि हमें अपने में शामिल कर लो, बार बार गुहार लगाई, लेकिन महागठबंधन ने उस पर ध्यान नहीं दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि महाराष्ट्र की ताजा घटनाओं या बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम या 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम, क्या ये महागठबंधन यूपीए जिसको हम कहते हैं उसके लिए ओवैसी मजबूरी बन गए हैं, या अगर ओवैसी को समाहित नहीं किया गया, अकोमोडेट नहीं किया गया, तो क्या उत्तर प्रदेश में ओवैसी मुश्किलें खड़ी करेंगे? इस बारे में हम करने जा रहे हैं चर्चा, क्योंकि हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं मोहम्मद शादाब चौहान, जी हाँ, प्रवक्ता एआईएमआईएम। शादाब साहब, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ धर्मेंद्र कुमार सिंह जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ अरविंद जयतिलक, जी हाँ, अरविंद जयतिलक साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, जुड़े हैं हमारे साथ, आपका भी बहुत स्वागत है। धर्मेंद्र कुमार सिंह जी, बिहार की घटना, ओवैसी बाजे गाजे के साथ उनके लोग गए थे आरजेडी दफ्तर में, हमें शामिल कर लो, जो सीट दोगे दे दो, हम तुम्हारे साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं, भाजपा को हराना चाहते हैं। मैं बिहार का भी शो करता हूं, उसमें बार बार बिहार के नेता यही अपील करते थे, लेकिन महागठबंधन ने एक नहीं सुनी। महाराष्ट्र में आप परिणाम देख रहे हैं, ताजा परिणाम, ऐसा लग रहा है कि आपके गढ़ में इन्होंने आपको पूरे तरीके से समेट दिया। उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाला है, आप ओवैसी को अपने साथ शामिल करेंगे? क्या ओवैसी साहब आपके गठबंधन का हिस्सा होंगे या आपके टेंशन की वजह बनेंगे? नमस्कार पंकज जी, हमारे पहले साथियों और आपके दर्शकों को मेरा अभिवादन। पंकज जी, देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि बीएमसी चुनाव को मुद्दा बना करके उत्तर प्रदेश के चुनाव से जोड़ना केवल राजनीतिक भ्रम फैलाने की कोशिश, इसके इतर कुछ नहीं। बीएमसी चुनाव में समाजवादी पार्टी मुद्दा नहीं थी, ना हम वहां कोई कारपोरेशन की सरकार बनाने जा रहे थे, ना इसके लिए हम वहां लड़ रहे थे। पूर्णतः स्थानीय स्तर पर था। महाराष्ट्र का चुनाव शिवसेना के दोनों गुट, भारतीय जनता पार्टी, एनसीपी, कांग्रेस के बीच था। किस तरह से तमाम लोग अलग रहे, मिल करके नहीं लड़े, तमाम तोड़फोड़ हुई, स्थानीय स्तर पर लड़ाई हुई, इसको पूरा देश और पूरा प्रदेश जान रहा है। देखिए, यूपी की राजनीति और महाराष्ट्र की राजनीति में एक बेसिक अंतर है। यूपी की राजनीति मुंबई के कारपोरेट मॉडल से नहीं चल सकती। यूपी की राजनीति गांव, किसान, नौजवान, आधी आबादी की चिंता, उनके मुद्दों से तय होती है, और 2024 से में वो मुद्दे रिलेवेंट थे, उन्हीं मुद्दों पर चुनाव हुआ, और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 24 के चुनाव में 33 सीट पर सिमटी। और वो जो मुद्दे थे जिनको लेकर के 2024 में समाजवादी पार्टी, हम लोग गांव गांव पांव पांव गए थे, और एसआईआर में हम लोगों को एक और अवसर मिला। ठीक है, उसमें क्या अच्छाई बुराई, उससे अलग हट करके कि हम लोग कम से कम, हमारे बीएलए और हमारे नेता लगातार समीक्षा के माध्यम से लगातार मत कटने न पावे, गलत मत जुड़ने न पावे, किसी जो नए बालिक हो रहे, नौजवान हो रहे, मतों का अधिकार जिनको वोट उम्र के आधार पर मिलना चाहिए, उनका कटने न पावे, इस पर लगातार हम लोग काम कर रहे हैं, लगातार समीक्षा कर रहे हैं, एक एक व्यक्ति से संपर्क में है। और भारतीय जनता पार्टी के तंत्र मंत्र यंत्र षड्यंत्र की पोल खोल चुके हैं, खोल रहे हैं, तो उसका फायदा भी मिल रहा है। और मजबूती से
जो 24 में हम लोगों ने शुरुआत की थी, 2027 में वो प्रचंड नहीं, पर बहुमत के रूप में मेरा समाजवादी सवाल पार्टी सत्ता बहुत मानी सीधा। चली। हमारे मैं साथ ये कह रमेश ठाकुर साहब भी जुड़ गए हैं। आपका स्वागत है रमेश जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मेरा सीधा सवाल है धर्मेंद्र सिंह जी, आप लाख कहें बीएमसी के चुनाव का उत्तर प्रदेश से कोई मतलब नहीं था, लेकिन ओवैसी अपने मुद्दों में संभल मस्जिद को शामिल किए हुए थे, वक्फ बोर्ड बिल शामिल किए हुए थे, एनआरसी की चर्चा कर रहे थे, मुसलमानों को लेकर के होने वाली ज्यादतियों की चर्चा कर रहे थे और सीधा अखिलेश यादव पर अटैक कर रहे थे। वो कह रहे थे कि ये जो नेता हैं वो मुस्लिम राजनीति को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं और वजह यह है कि उन्हें डर है कि उनकी दुकान बंद हो जाएगी। ये मेरे शब्दावली नहीं है, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये मेरे शब्दावली नहीं है। बीएमसी चुनाव से पहले ये असुद्दीन ओवैसी के शब्द हैं जो मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। अगर बीएमसी में उत्तर प्रदेश के मुद्दे इतने बड़े मुद्दे हैं तो आपको क्यों नहीं लगता कि ओवैसी बहुत बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में भी होंगे? देखिए पंकज जी, मैंने कहा बीएमसी का जो चुनाव है, कारपोरेशन का जो चुनाव हो, स्थानीय मुद्दों पर और स्थानीय नेताओं की उपस्थिति, उनके अपने व्यक्तिगत उस पर भी बड़ा असर करता है। उसमें उत्तर प्रदेश का मुद्दा चला, ये कहना गलत। अब ओवैसी साहब अगर गठबंधन में आ जाते तो क्या ये मुद्दे गायब हो जाते? देखिए ऐसा है, ओवैसी साहब क्या है और भारतीय जनता पार्टी क्या है पूरा देश जानता है, एक दूसरे के पूरक है जैसा लोग कहते हैं। रहा गठबंधन में लाने की, ले जाने पर की, आप क्या कहते किसमें हैं? शामिल आप होगा, क्या कहते हैं? इंडिया आप क्या कहते हैं? आप व्यक्तिगत अपने साथ लेकर देखिए, आपके साथ आएंगे कि नहीं? आप क्या सोचते हैं? मैं आपकी पार्टी का स्टैंड समझना चाहता हूं। पंकज जी देखिए, पंकज जी किसी, हम इंडिया गठबंधन में हैं और इंडिया गठबंधन में कौन नया और शामिल हो सकता है या किसको बाहर का रास्ता दिखाना है, ये हमारे इंडिया गठबंधन के नेता जब मीटिंग करेंगे, जब संयुक्त बैठक होगी, सारे लीडर्स होंगे उस विभिन्न पार्टियों के, तो वो तय करेंगे। वो इस तरह से डिबेट में नहीं बताया जा सकता कि गठबंधन कौन शामिल होगा कौन नहीं होगा, हमारी क्या राय है। सच ये है कि सार्वजनिक रूप से सबकी सहमति से जो तय होगा वो निर्णय होगा कौन रहेगा नहीं रहेगा। लेकिन ये बात तय है कि ओवैसी साहब जहां लड़ना चाहिए, जहां सरकार बनानी चाहिए, जिन मुद्दों को लेकर के, वहां से ज्यादा उनमें उनकी रुचि ज्यादा दिखती है कि कहां पर वो इंडिया गठबंधन को नुकसान कर। धर्मेंद्र सिंह जी, आप स्वतंत्र हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन मैं एक बात आपको कह सकता हूं, बिहार चुनाव के दरमियान भी जब जब मैं इंडिया गठबंधन के लोगों से असुद्दीन ओवैसी को लेकर सवाल पूछता था, वो असहज हो जाते थे, वो कुछ बोलना नहीं चाहते थे, उनको पार्टी में शामिल भी नहीं करते थे, पर उनके बारे में कुछ बोलना भी नहीं चाहते थे। आप डिबेट में बिल्कुल तय मत करिए, पर यह सवाल होगा ना कि अगर शामिल हुए तो फायदा होगा, नहीं हुए तो नुकसान होगा, या आप उनको ज्यादा तवज्जो नहीं देते। प्रवक्ता एआईएमआईएम भी हमारे साथ हैं। मैं आ रहा हूं। मैंने आपसे 2-3 सवाल किए। प्रवक्ता एआईएमआईएम भी हमारे साथ हैं। शादाब साहब, आप ढोल बाजे के साथ जाते हैं, बिहार में भी गए। अख्तरुल ईमान लगातार गुहार लगाते रहे, हमको साथ ले लो, हम मुस्लिम कॉज के लिए बोलते जरूर हैं, हमें ना तो मंत्री पद चाहिए, ना हमें सीटों की संख्या की ज्यादा दरकार है। लेकिन आपकी बात तो इंडिया गठबंधन वाले सुनते नहीं, आपको लाइटली लेते हैं। तो क्या आप ठीक उसी तरीके से सेंधमारी करेंगे जैसे आपने महाराष्ट्र में किया है? देखिए पंकज जी, कौन हमें लाइटली लेता है नहीं लेता है, लेकिन ये बात जरूर है, चुनाव से पहले लाइटली लेते हैं और बाद में उनकी लाइट बुझ जाती है, ये भी सच्चाई है। बिहार के अंदर हम लोगों ने, आपने जैसा कहा, हमने लगातार प्रयास किया अख्तरुल ईमान साहब ने कि सेकुलर वोटों का बंटवारा ना हो, और हम लोगों ने ये कहा कि ना कोई मिनिस्ट्री चाहिए ना कुछ और चाहिए, सिर्फ 6 सीटें हम मांग रहे हैं, 5 हम ऑलरेडी जीते हुए थे। लेकिन अहंकार था तेजस्वी जी का, उन्होंने तो मेरे नेता के चेहरे पे दाढ़ी देखी, टोपी देखी और एक्सट्रीमिस्ट बोल दिया। उन्होंने ये बात बीजेपी के किसी नेता को नहीं बोली थी। दूसरी बात यह है कि धर्मेंद्र कुमार सिंह जी की भाषा कोई नई नहीं है, यही समाजवादी पार्टी के लोगों की भाषा है कि मुसलमानों का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा हो सकता है। वो तो वोट डालने वाला रोबोट है, हम कमांड देंगे कि देखो बीजेपी को हराना है, वो हमें वोट दे देगा। यही प्रॉब्लम है कि जो सेकुलरिज्म के सूरमा बन रहे हैं। मैं चुनौती के साथ कहता हूं धर्मेंद्र यादव जी, आपने हम पर तो आरोप लगा दिया कि हमारे बोलने से क्या होता है क्या नहीं होता है। बताइए कि बाबरी मस्जिद की शहादत जिसके दौर में हुई थी, उस कल्याण सिंह को किसने पार्टी में लिया था? समाजवादी पार्टी ने।
अखिलेश यादव जी की भाभी अर्पणा यादव जी कौन सी पार्टी में है? भारतीय जनता पार्टी में। साक्षी महाराज को पहली बार राज्यसभा किसने भेजा था? समाजवादी पार्टी ने। जब मुजफ्फरनगर दंगों के बाद वहां बच्चे ठंड से मर रहे थे तो सैफई महोत्सव कौन मना रहा था? समाजवादी पार्टी। वहां पर जो मुस्लिम बच्चों का बलात्कार हुआ उसके संबंध में अखिलेश यादव जी का क्या स्टैंड था बताओ? उसके लिए कौन जिम्मेदार? समाजवादी पार्टी। तो ये सब के सब अपनी नाकामी छिपाने के लिए बैरिस्टर ओवैसी साहब पर सवाल खड़ा करते हैं। मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि जब मेरी जरूरत जुबले हिल्स में पड़ती है तो मैं सेकुलर बन जाता हूं। जब मेरे लीडर की जरूरत वीपी इलेक्शन में पड़ती है तो हम सेकुलर बन जाते हैं। जब हम कहते हैं कि अब 20% वालों ने 7% वालों को 4 बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन इस बार 7% वालों को, क्या 20% वालों को मुख्यमंत्री बनाने का सहयोग करना चाहिए? तो ये कहते हैं कि ये तो दूध किधर की बात कर रहे हैं, हम अब अधिकार की बात कर रहे हैं। और ये जान लीजिए कि रानी के पेट से अब राजा पैदा नहीं होता है। जो जनता की सेवा करेगा जनता उसको चुनेगी। और आपका जो अहंकार है ये आपको ले डूबेगा। यही अहंकार बिहार में तेजस्वी को था, डूब गए। यही अहंकार आपके अबू आसिम आजमी साहब को था, वो बदतमीजी करते थे मेरे नेता के खिलाफ। क्या हुआ? गोवंडी डूब गए। और उत्तर प्रदेश में आप यही भाषा इस्तेमाल करेंगे तो आपका अहंकार आपको ले डूबेगा। और एक आखिरी बात, इन्होंने कहा लोकल स्तर पर चुनाव था, तो ये बताइए कि उत्तर प्रदेश से धर्मेंद्र यादव जी क्या मुंबई में डांस करने गए थे या प्रचार करने गए थे? अरे भाषा क्या? संभालो अपनी भाई, कैसे आदमी हो तुम? भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बिक गए हो क्या? किस तरह की भाषा का प्रयोग कर अरे रहे हो? अरे कम नहीं, से कम बिकाऊ संयम माल से बात आप करो। हो। अरे कम से आप कम बिक बिकाऊ चुके माल हो। तो आप जहां हैं। जहां मोदी जी भेजते बिकाऊ विदेश में माल जाकर तो के आप किए हैं। हो। बिक चुके तुम्हारे अरे स्टेट में बिकाऊ जानता माल हूं। तो आप और हैं। वहां जाके आपका बनाए ना चेहरा हिमाचल, बताना कि जहां से कितनी लड़ते जल्दी हैं, बिकता है माल। जहां से लड़ते अरे हैं, क्यों मुसलमान नहीं वहां अगर बात सरकार करे बनाते? तो सपा के अरे प्रवक्ता को बैरिस्टर साहब परेशानी कहाँ है। के रहने वाले हैं? मैं जानता हूं हैदराबाद आपके से दिल में क्यों नहीं नफरत वहां है। मुख्यमंत्री बन के आते हैं? आपके दिल अरे में क्यों नहीं नफरत है, वो वहां आते? जानता हूं। उत्तर प्रदेश मैं का, जानता हूं उत्तर आपके दिल में प्रदेश का नफरत है। मैं अल्पसंख्यक हो जानता चाहे हूं कि उत्तर प्रत्येक प्रदेश नौजवान के हो, मुसलमानों वो से जानता नफरत है आपको है। कि उत्तर समाजवादी प्रदेश पार्टी का ने मुसलमान समाज को आपको जवाब जोड़ने के देने लिए वाला है। उत्तर अल्पसंख्यकों प्रदेश का के मुसलमान आपको इज्जत को, जवाब देने हक वाला और है। हुकूक अरे को, धर्मेंद्र उत्तर जी तय प्रदेश नहीं के हक करेंगे कि हम हकूक किसको वोट को, देंगे। धर्मेंद्र जी तय नहीं करेंगे किसको वोट देंगे। उत्तर प्रदेश का मुसलमान अक्लमंद अरे है, सादा समझदार है, और उत्तर आपके प्रदेश जाल का में नहीं फंसने मुसलमान। वाला। अरे हमारी वोटों की भीख पर मुख्यमंत्री बने अखिलेश यादव जी। मैं कह रहा हूं जाओ, चैलेंज कर रहा हूं, मेरे वोटों के बगैर एक बार 100 सीट ला करके दिखा दो। चुनौती के साथ कह रहा हूं। अरे आपकी शादाब चौहान हैसियत नहीं तुम्हारा है। क्या है? तुम कुछ हो ही नहीं। हैसियत नहीं तुम है आप लोग सभासद की। कहीं लड़के बताना। औकात नहीं तुम है आप सभासद लोगों लड़के की। सीख क्या ना, तुम्हारी क्या आपकी हैसियत हैसियत है? और औकात नहीं, उत्तर आपके प्रदेश का नेता की चलिए हैसियत मुसलमान नहीं। पढ़ा चलिए लिखा मुझे है। मुझे मुझे लगता समझदारी है पूर्वक मुझे बात लगता करो। है उत्तर प्रदेश का लगता किसी की है हैसियत नहीं। पर्सनल नहीं होना, नहीं, पर्सनल नहीं होना, पर्सनल नहीं, पंकज जी, पर्सनल नहीं, ठीक नहीं, है। ये पंकज जी, अपनी बात नहीं, अपनी बात पंकज जी, आपने ये रख आप दी। बिकाऊ अपनी प्लीज माल जो प्लीज राजनीतिक बैठा पार्टी है, की, आप अपनी प्लीज ये प्लीज बताइए जो मेंटेन बिकाऊ साइलेंस। माल बैठा आप है, ये अरे सुन सपा सकत, का दलाल, इडियट, ये किस हमें तरह की बात बिकाऊ कर रहे शादाब हो? कहेगा। अरे शादाब पार्टी जी की अरे बात शादाब मत करो, जी व्यक्तिगत शादाब टिप्पणी जी कर दूंगा तुमको। शादाब जी इसकी औकात धर्मेंद्र क्या जी है? कैसी बात धर्मेंद्र जी है? प्लीज नहीं, गलत बात है। प्लीज प्लीज गलत बात है प्लीज पंकज जी, मैं बिल्कुल प्लीज बर्दाश्त नहीं करूंगा। अपनी नहीं नहीं पार्टी की नहीं बात अरे करें ना। भाई नहीं 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 किसी नेता की टिप्पणी करना, प्लीज व्यक्तिगत देखिए टिप्पणी देखिए करना यहाँ कौन सी बात लड़ना है? नहीं है। हम अरे अगर एक जो नहीं, मिनट भाषा में अपनी आप पार्टी की बात करो, आवाज तुम तो म्यूट जहाज करिए, बनाओ। अरे आवाज तुम म्यूट करिए, सत्ता लड़ना सत्ता नहीं है, रहे। प्लीज प्लीज इतना पर्सनल मत होइए। मैं प्रासंगिकता की बात कर रहा हूं। डेमोक्रेसी में सबके लिए स्पेस है, इस बात को आप समझिए। पर्सनल मत होइए, पर्सनल होने से आपका भला नहीं होगा। मैं यही बात तो कर रहा हूं कि चलिए कोई मत माने। रमेश ठाकुर जी ये बताइए, मैं आ रहा हूं, धर्मेंद्र जी आ रहा हूं, धर्मेंद्र जी आ रहा हूं, आपको सफिशिएंट टाइम दूंगा, मैं आ रहा हूं आपके पास। रमेश ठाकुर जी, बिहार में जगह नहीं दी, उससे पहले बंगाल में जगह नहीं दी, और हो सकता है पॉलिटिकल रेलिवेंस एक वजह हो कि ये तमाम इंडिया गठबंधन के जो दल हैं उनको लगता है कि ओवैसी को साथ लाने से कम्युनल पॉलिटिक्स बढ़ेगा। एक बात। दूसरी बड़ी बात यह हो सकती है कि भाई मुसलमान वोट के ठेकेदार हो जाएंगे ओवैसी, और उस पर एक मुहर लग जाएगा इंडिया गठबंधन का। मैं आपसे सवाल यह करना चाह रहा हूं कि बीएमसी का जो प्रदर्शन है एआईएमआईएम का, क्या इंडिया गठबंधन को यह सोचने को मजबूर करेगा? क्योंकि पास्ट में इंडिया गठबंधन जब देखेगा तो बिहार का भी परिणाम है और महाराष्ट्र का भी परिणाम है। या आपको यह लगता है कि ओवैसी को कभी भी महाराष्ट्र या तेलंगाना से ज्यादा उत्तर प्रदेश और बिहार में जगह नहीं दी जाएगी? आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए पंकज जी, इसमें 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। पहली तो ये है
कि इंडिया गठबंधन को ही ओबीसी साहब से दिक्कत क्यों, परेशानी क्यों होगी, भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत क्यों नहीं होगी? क्योंकि एआईएमआई ने जो लकीर अब खींच दी है महाराष्ट्र चुनाव के बाद, ये खतरे की घंटी सबके लिए है। और पहला बयान आपने देखा होगा उनकी जीत पे, एकनाथ शिंदे का आ गया था। उन्होंने कहा कि इनका आगे बढ़ना खतरनाक है। वो बयान मैं उनका नहीं देख रहा हूं, मैं पूरे एनडीए गठबंधन का देख रहा हूं, उनके अलायंस का देख रहा हूं। क्योंकि जो डर वाली जो आपने बात बताई, पहला डर मुझे इंडिया गठबंधन में दिखाई दिया, एनडीए गठबंधन में दिखाई दिया। इंडिया तो चलो बाद में आ जाती है। अब दूसरी बात आ जाती है, अब जैसे शादाब भाई और धर्मेंद्र जी दोनों आपस में लड़ रहे हैं। एक मिसाल आपको बता रहा हूं, और पंकज जी अच्छी तरीके से जानते हैं, हम लोगों के डिबेट में ही कई दूसरे दलों के ऐसे ही नेता जो जिनको टिकट चाहिए होता है या पद कुछ चाहिए होता है, वो लड़ते हुए देखे गए हैं, मतलब बाल खींचते हुए देखे गए हैं। और पता चला अगला चुनाव हो रहा है तो उनके दोनों नेताओं ने हाथ मिला लिया। अरे भैया, कल को अगर आपके दोनों नेताओं ने स्थितियां को देखते हुए मोदी जी को हराने के लिए या किसी को हराने के लिए 27 के चुनाव में अगर हाथ मिला लिया, तो आज की ये लड़ाई जब देखोगे वीडियो तो आप लोग ही आप आपस में शर्माओगे। तो ऐसा मत करो, व्यक्तिगत किसी से कोई भी द्वेष और किस तरीके से नहीं मत रखो। अब बात आ जाती है, मूल विषय ये है कि ओवैसी साहब को ये लोग नकार क्यों रहे। देखो पंकज जी, होता क्या है, एक क्लास होती है, उसमें टॉपर होते हैं 10 जो अगली बेंच पे बैठते हैं। वो क्या करते हैं, जो मध्यम पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं, जो कुंजी पढ़ते हैं या कम पढ़ाई करते हैं, उनको वो जब तवज्जो नहीं देते हैं, भाव नहीं देते हैं, वो बेचारा क्या करता है, वो पीछे बैठा रहता है। लेकिन पता चला एग्जाम जब होता है, जो पीछे जो बैठा होता था वो अव्वल आ जाता है। और फिर क्या करते हैं, उसको बुला के जो अव्वल है उसको समोसा भी खिलाते हैं, उसका हालचाल भी पूछे। मैं कह रहा हूं ओबीसी साहब आज उसी पोजीशन पे भारतीय राजनीति में पैर जमा दिया उनको। अब आप रोकने वाले नहीं हो, आप रोक के दिखा दो। कौन रोक के दिखाएगा? एनडीए रोकेगी या इंडिया गठबंधन रोकेगा? आज अगर वो व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, वो अपने दम पे बढ़ रहा है, उसको सबने नकारा, उनको छिछोरा भी बोला, उनको सब कुछ कहा, इंडिया गठबंधन ने सब कुछ कहा। ये भारतीय राजनीति है। आप अगर ये सोचते हो कि भाई मुस्लिम इलाके हैं कि वो वहीं पे जीत पाएंगे, वो हिंदुओं के इलाके में नहीं जीत पाएंगे, पठानों के इलाके में नहीं जीत पाएंगे, लेकिन ये राजनीति है। जब विकास सक्सेना रामपुर की सीट से वहां से जीत सकते हैं जहां मुस्लिमों की आबादी हिंदुओं से सबसे ज्यादा है, तो ओबीसी साहब का कोई गठबंधन कोई भी कैंडिडेट आके वो आके आजमगढ़ से क्यों नहीं जीत सकता है, वो मैनपुरी से क्यों नहीं जीत सकता, बरेली से क्यों नहीं जीत सकता? क्योंकि देखिए, राजनीतिक जो रुझान है और राजनीतिक जो समझ है वो वोटरों में बदल रही है। वो समझ रहे हैं कि हमें हमारा हित चाहने वाला कौन है, हमारे बच्चों के बारे में कौन सोचने वाला है। और यही तो देखो आज नहीं, की सबसे ठीक बड़ी है, तस्वीर आप ठीक है, देख लो। आप ठीक है भारतीय रमेश जी, एक मिनट में रमेश जी, पूरा कर रहा हूं। रमेश जी, अभी 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 आपसे कई सारे सवाल मैं पूछूंगा, लेकिन पहले इस टॉपिक पे रहते हैं। ये अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि दो बातें आती हैं। ओवैसी साथ आएंगे तो कम्युनल पॉलिटिक्स को बढ़ावा मिलेगा। जो इंडिया गठबंधन सेकुलरिज्म की बात करती है उसको लगता है कि ओवैसी के साथ आने का मतलब है कि हम पे कम्युनलिज्म का ठप्पा लग जाएगा। जो आरोप हम भारतीय जनता पार्टी पे लगाते हैं वो आरोप हम लगा नहीं पाएंगे। और दूसरी बड़ी बात जो ये कही जाती है कि ओवैसी अभी तक 1-2 स्टेट में स्टिक हैं, उससे बाहर निकल नहीं पाए, वो हाथ पैर फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे बिहार में सीमांचल तक हैं, 5 सीट पर आते हैं, जीत जाते हैं, जबकि उनका प्रभाव 25-30 सीट पर तो दिखता है, 24 सीट है सीमांचल में। उसी तरीके से उन्होंने वेस्ट बंगाल में भी एक्सपेरिमेंट किया, ममता दीदी ने फेल कर दिया। और अब ये जितनी सेकुलर पार्टियां जो अपने को क्लेम करती हैं, उनको लगता है कि मुस्लिम वोट हमारे साथ हमारे स्टेट में, समाजवादी पार्टी को लगता है हमारे साथ हमारे स्टेट में, अगर ओवैसी आ जाएंगे तो मोहर भी लग जाएगा और मुस्लिम वोट के वो ठेकेदार बन जाएंगे। और यही बड़ी वजह है कि असुद्दीन ओवैसी वैसे तमाम नेताओं को पसंद नहीं आते। चाहे आप कांग्रेस में कई नेताओं की बात कर लें, बिहार की बात करूं शकील अहमद खान, तारिक अनवर, जितनों का नाम ले लीजिए। उत्तर प्रदेश की बात करें, मुस्लिम लीडर्स भी उनकी लीडरशिप को पसंद नहीं करती। अरविंद जयतिलक जी पसंद करे ना करे, पर बीएमसी का चुनाव
बिहार का परिणाम आपको लगता है कि इस बार समाजवादी पार्टी को यह सोचने को मजबूर कर देगा कि आप असुद्दीन ओवैसी को दरकिनार नहीं कर सकते? क्योंकि एक दो क्षेत्र नहीं है, एक दो जिले नहीं है। अगर आप मुरादाबाद से सिद्धार्थनगर, बाराबंकी, गाजियाबाद, लखनऊ, अमेठी, बिजनौर, शामली, आप 50% से शुरू होते हैं, 20-30% तक आबादी है। और जिस तरीके से ये उत्तर प्रदेश का मुद्दा उठा करके बीएमसी में असर डालते हैं, तो उत्तर प्रदेश का मुद्दा अगर यूपी में उठाएंगे तो क्या असर होगा भाई? असर तो दिखेगा ना। जी जी पंकज जी, कहा जाता है कि राजनीति सिर्फ भरोसा पैदा नहीं करती है, मौका भी देती है। और आपने देखा कि ओवैसी साहब उस मौके को भरोसे में बदलने के रास्ते पे चलना शुरू कर दिए हैं। जब बिहार में 2020 में 5 सीट जीते थे तो कहा गया कि वो जो तो वहाँ के मुसलमान जो है भाग गए, ऐसे तैसे जो है बातों को कहा गया। लेकिन 2025 में उन्होंने दोहराया उस स्थिति में जब आरजेडी जो है जमींदारों की तरह उनके साथ व्यवहार करती हुई नजर आई थी। उन्होंने क्या कहा था? ये ना कहा था कि आप हमें शामिल कर लीजिए और सीमांचल के लिए न्याय कर दीजिए, हमें मिनिस्ट्री का पद भी नहीं चाहिए। देखिए, राजनीति में धारणाओं का बड़ा महत्व होता है। इस धारणा को वो स्थापित करने में सफल रहे कि राजनीति में हम अगर जा रहे हैं तो डेवलपमेंट के लिए जा रहे हैं, मुस्लिम बिरादरी के हक के लिए जा रहे हैं, हमारी कोई पर्सनल जो है कोई बहुत बड़ी इच्छा नहीं है। मुस्लिम युवाओं में, चाहे वो जो मुस्लिम बुजुर्ग हैं, उनमें ये बातें जो है परकुलेट की है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। उस चीज को उन्होंने वहां पर भी महाराष्ट्र निकाय चुनाव में भी दोहराया है। उन्होंने लोगों के बीच में यह विमर्श छेड़ा है कि आपको सिर्फ भाजपा को हराने के लिए वोट देना है कि मुस्लिम हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए वोट देना है। यह जो है विमर्श खूब वहां पर चला है और लोगों ने कहा कि नहीं, भाजपा हराओ अभियान अब एजेंडा नहीं होना चाहिए। हमें जो अपनी हिस्सेदारी, जो हमारी भारत में हिस्सेदारी है, राज्यों में हिस्सेदारी है, उस हिसाब से हमें जो है हक मिलना चाहिए। आपने देखा लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में जब हो रहा था तो समाजवादी पार्टी ने केवल 4 मुस्लिम को टिकट दिया, गाजीपुर, रामपुर, कैराना और संभल। हाँ, अच्छी बात रही कि वो चारों जीत गए, लेकिन क्या आपने जिस तरह गिनाया कि मुरादाबाद से अमेठी तक 50 से 20% मुसलमान हैं, क्या उनकी भागीदारी महज 4 सीटों तक है? इसी चीज को ओवैसी साहब उठा रहे हैं। तो निसंदेह 125 सीट निकाय में जीतते हैं तो आप देख लीजिएगा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अब ये व्यर्थ का व्यायाम उनकी कवायद नहीं रहेगी। पहले हम लोग जब बात करते थे तो कहते थे कि ओवैसी साहब की बात करना जो है निर्गुण बहस है, राख में हवन करने जैसा, लेकिन आज की तारीख में वो नहीं है। आपने अपने पहले ही कहा कि प्रासंगिकता की हम बात कर रहे हैं, तो उनकी प्रासंगिकता बढ़ रही है। आपने देखा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में उन्होंने कह दिया कि भाई आप इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहे, हमें नहीं लड़ना है, लेकिन बाद में हमें कोई दोस्त मत दीजिएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में वो लड़ने की पूरी कसरत कर रहे हैं। और आप देखिएगा कि मुझे लगता है कि अगर कहीं मान लीजिए खुदा न खास्ते अगर बसपा के साथ गठबंधन हो जाए या कोई अन्य पार्टी उनके साथ आ जाए तो समाजवादी पार्टी के लिए खतरे की घंटी ही नहीं, उसके लिए जो है वह स्थिति उत्पन्न हो जाएगी जैसे 2004 में मुलायम सिंह यादव 35 सीट जीते थे इसी उत्तर प्रदेश में, लेकिन जब 2007 में विधानसभा का चुनाव हुआ तो बसपा सरकार बनाने में कामयाब हो गई। तो बहुत हल्के में नहीं लिया जा सकता है। वो कहते हैं एक बड़ी सुंदर एक शेर है कि अब हवाएं ही करेगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। पंकज जी, अब किस दिए में जान है और कौन दिया रह जाएगा? धर्मेंद्र कुमार सिंह जी, आप बहुत कुछ बोलना चाहते थे, आप जरूर बोलिए, लेकिन एक बात का डर जरूर है लोगों के मन में, जो मुस्लिम वोटों का बिखराव नहीं चाहते। वो कहते हैं समाजवादी पार्टी, बहन मायावती जो कि बीएसपी की हैं, और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि हमें असुद्दीन ओवैसी को 2017 के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। 2017 भी आया, 2022 भी आया और अब 2027 भी है। उनका मत प्रतिशत बढ़ रहा है। अगर हम 2022 की भी बात करें तो बाराबंकी का एक विधानसभा है कुर्सी, वहां पे समाजवादी पार्टी 2017 वोट से हार गई और असुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को 8000 से ज्यादा वोट मिला। और ये 1-2 उदाहरण है, हालांकि वो 100 सीटों पर लड़े। आपको नहीं लगता कि तब के असुद्दीन ओवैसी और अब के असुद्दीन ओवैसी में बड़ा फर्क है और इसलिए समाजवादी पार्टी के लिए ज्यादा बड़ा खतरा पैदा कर सकते हैं असुद्दीन ओवैसी मुस्लिम वोटों में बिखराव कर? देखिए पंकज जी, कोई भी राजनीतिक दल या राजनीतिक नेता अपनी पार्टी बनाता है तो उसका विस्तार चाहता है, उसमें चाहे ओवैसी हो चाहे और तमाम दल हैं, उनको अधिकार है पूरे देश में कहीं भी लड़े।
सवाल यह है परसेप्शन का। सवाल यह है कि आप नरेंद्र मोदी से जो कपड़े से पहचान ले रहे हैं एक वर्ग को, देश के नागरिकों को, जो डराते हैं कि आप भैंस खोल ले जाएंगे, मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लगातार नफरती एक वर्ग को लेकर के बातें आप पूरा देश और प्रदेश सुन रहा है, मोस्ट हेटेड स्पीच में नंबर 1 है। उनसे सवाल पूछने के बजाय उनकी तो आप तारीफ करने लगते हैं। आप उनके भेजने पर गए, लौट करके आए, तमाम बुनियादी सवालों पर सवाल नहीं पूछे। आपको नरेंद्र मोदी अच्छे लगने लगते हैं और विपक्ष के नेता सवाल आपको सत्ता पूछना चाहिए, घूम करके विपक्ष से पूछने लगते हैं। इससे ज्यादा महत्व देखिए, आप हम समाजवादी एमआईएम प्रवक्ता यहाँ बताने लगे इतिहास में क्या हुआ। अरे इतिहास में नेताजी ने सब समाज को साथ लेके चलने के लिए क्या नहीं किया, जिसका दंश झेले, जिसको जो भारतीय जनता पार्टी ने उनका नाम तक बदल करके मुल्ला मुलायम सिंह कर दिया, उसका भी कभी मलाल नहीं रहा। चौड़े से रहते थे कि देश के प्रदेश में अमन चैन रहे और सब हमारे साथ रहे, सबको ले चलने का। हमने पहले ही अपने शुरुआत में कहा कि देखिए उत्तर प्रदेश में जो बुनियादी सवाल है, महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, आधी आबादी की चिंता है, किसान की चिंता है, खाद बीज पानी समय से मिल नहीं रहा है, महंगाई बढ़ गई है, उपज का दोगुना जो देने की बात किए थे जिसमें एफएल प्लस A2 प्लस फैमिली लेबर और उसको जोड़ करके इन्होंने निर्धारित, वो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। उनको लेकर के शिक्षा व्यवस्था चौपट कर रही, स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट उत्तर प्रदेश की, वो बुनियादी सवाल है, उसको लेकर के सब समाज की बात हम करते हैं। यहाँ इसकी बात ही नहीं। अगर कोई जाकर के केवल ये कह रहा है कि हम किसी वर्ग के झंडा बरदार है, स्वागत है, रहे, इसमें क्या दिक्कत है, लेकिन उसकी रेलेवेंसी क्या है? वो क्या सरकार बनाने के लिए लड़ रहा है? क्या दे सकते हैं? केवल नफरती भाषणों के अलावा दूसरी बात। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, जो आप कह रहे हैं कि वो मोदी जी के साथ गठबंधन किए हुए हैं, वो आप पे आरोप लगाते हैं कि आप उनका वोट लेते हैं पर उनका सही रिप्रेजेंटेशन नहीं देते, वो आप पे आरोप लगा। पंकज जी, वो मेरा सवाल सुन लीजिए, मैं वही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। वो कहते हैं कि हम मुस्लिम वोटों का बिखराव नहीं चाहते हैं, पर आपको उनका साथ नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको उनका हिस्सा और हक देना पड़ेगा। और ये सारे कोई भी एक भी शब्द मेरे नहीं। आपने अभी शादाब चौहान को सुना, शादाब जी ने आपसे कहा कि 7% वाला व्यक्ति, 7% का समर्थन जिसको है, वो 19% के वोट से मुख्यमंत्री बन सकता है, 19% वाला क्यों नहीं बन सकता है? ये सवाल आपको नहीं लगता, आप कितना भी आरोप लगाएं, लेकिन ओवैसी जो ये बात उठा रहे हैं वो एक प्रदेश में ही नहीं, अब अलग अलग प्रदेश में मुस्लिम युवाओं को, मुस्लिम लोगों को ज्यादा समझ में आने लगी है। इसीलिए जो पार्टी तेलंगाना तक सीमित थी वो पार्टी बिहार भी पहुंच जाती है, वो पार्टी महाराष्ट्र भी पहुंच जाती है और उत्तर प्रदेश के 100 सीटों पर खड़ा होने की हिमाकत भी कर लेती है। पंकज जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। पंकज जी, ये सवाल तो तेलंगाना में उनको पूछना चाहिए, क्या वहां मुसलमान नहीं है? मुख्यमंत्री क्यों नहीं लड़ते हो वैसी साहब? हाँ, उस पर रोक नहीं है। हमने पहले भी कहा गठबंधन में कौन रहेगा नहीं रहेगा ये तो फ्यूचर का विषय है। रमेश जी बता भी रहे थे कि तमाम लोग एक दूसरे के साथ रहते। 2012 से हमारी 17 सरकार थी, उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों के 21% से अधिक मंत्री थे। वो पार्टिसिपेशन नहीं, क्या हर समय हमने, अगर उत्तर प्रदेश में क्यों, हमने सबको जोड़ने के लिए जो हमारी सरकार ने काम किया वही तो भारतीय जनता पार्टी उठाती रही, जिसका नाम लेने से लोग डरते हैं। भारतीय जनता पार्टी चाहे शमशान कब्रिस्तान का आरोप हम पे लगाती रही, इसलिए हमने उत्तर प्रदेश के सभी सर्वांगीण विकास के लिए सर्व समाज के लोगों के जो बुनियादी समस्याएं थी उसको हल करने का प्रयास किया। हमने नफरत की राजनीति नहीं की। अब ये कोई कह दे, देखिए 4% वाले को भी मुख्यमंत्री बनने का हक है, 10% वाले को, 22% वाले को, 20% वाले को, इसको रोका नहीं जा सकता। लेकिन जो समाज में, क्षेत्र में, जनता के बीच में रहेगा, काम करेगा, जिस पर भरोसा होगा। भारत 17 हमको मिला तो हमने चाहे समाजवादी पेंशन हो, लोहिया आवास हो, जनेश्वर मिश्रा गांव से लेकर के चाहे बुंदेलखंड हो, पूर्वांचल हो, अवध हो, सीमांचल हो, चाहे हरित प्रदेश हो, पश्चिमांचल जिसको कह रहे, हर जगह हमने काम करके दिखाया, जिसका परिणाम रहा काम बोलता है लगा। हमने मेट्रो भी बनाई, हमने एक्सप्रेस भी बनाया, हमने औद्योगिक हब भी, सीजी सिटी जैसे औद्योगिक हब भी तैयार किया। न केवल शुरुआत की बल्कि वहां नौकरियां लोग कर रहे हैं। हम उसकी बात करते हैं, अपने काम की बात करते हैं और समाज के हर वर्ग के भरोसे की बात करते हैं। रही देखिए एक वर्ग की बात है, उत्तर प्रदेश का मुसलमान बहुत ही जागरूक और समझदार है। वो जानता है हमारा अच्छा कहां है, हमारा नुकसान कहां है। उसको किसी के बताने से, किसी के नफरती लक्ष्यदार भाषण से, चाहे मैं हूं, चाहे एमआईएम हो, चाहे हमारे और साथी हूं, किसी के कहने से नहीं, वो पूरी बुद्धिमानी से, समझदारी से क्या अच्छा है, कहां लॉन्ग टर्म जो है हमारा फायदा है, हमारे हक हुकूक सुरक्षित संरक्षित है और कहां नुकसान हो रहा है देख रहा है।
इसी उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? उत्तर प्रदेश की सरकार है, संविधान से बनी सरकार है, क्यों नहीं मांग करते उनसे कि 20% आबादी का मुख्यमंत्री बना दे, जिनकी तारीफ कर रहे हैं मोदी जी की? तो सवाल ये नहीं है, सवाल समय पर है। अब आप लेकर के दूसरी बात किसी भी ठीक है, देखिए, मैं कहता हूं पंकज जी, किसी भी आप अपनी आइडियोलॉजी बताइए। पंकज जी, अपन एक और निवेदन करूंगा व्यक्तिगत, देखिए ऐसा आप अपनी आइडियोलॉजी बताइए। किसी नेता के, दूसरे दल के नेता के बारे में अगर टिप्पणी करोगे, अगर आप कह रहे हो हमारे नेता, अरे सुनो भाई, हमारे नेता कह रहे हो नाचने गए थे, कोई भी नेता गया, अरे सुनो तुम बड़े काबिल, चुप रहो यार, हमारी बात सुनिए पंकज जी। पंकज जी, तथ्य ही नहीं है। अब मैं फिर आ रहा हूँ, समय तेरी औकात क्या है? अरे देखिए, इस तरह की शब्दावली प्लीज प्रयोग मत करें, प्लीज शादाब जी प्लीज आवाज म्यूट करिए, हमारे नेता को नाचने वाला, वहां नाचने वाली बात बोल रहे हो। अरे तुम अपने नेता की तारीफ करो, हम रोक रहे हैं। एक मिनट, मुझे लगता है इतना पर्सनल मैं उम्मीद नहीं करता हूं। प्लीज धर्मेंद्र जी मैं आ रहा हूं। धर्मेंद्र जी पंकज जी, एक सेकंड, बस 30 सेकंड। अच्छा सुनिए, ठीक है, मैं आ रहा हूं। शादाब जी आपको प्रॉपर टाइम दूंगा। शादाब जी का आवाज दीजिए। शादाब जी सब आपको उनसे ज्यादा समय दूंगा। आप बोलिए 30 सेकंड में खत्म करिए। हम ये कह रहे हैं, हाँ 30 सेकंड में करो। हम कह रहे हैं आप अपनी पार्टी की बात करिए, अपने नेता की बात करिए। दूसरे के नेता को नाचने वाला ये बोलना, दूसरे व्यक्ति की टिप्पणी करोगे, कोई सुनेगा? अच्छा ठीक है, बात खत्म हो गई। प्लीज मेंटेन डिग्निटी एंड डेकोरम ऑफ दिस शो। हम लड़ाने नहीं आए, हम चाहते हैं आप अपनी बात कहें और अपनी बात को अच्छे तरीके से रखें। दर्शक जो भी होता है वो पीस लविंग होता है। आप ठीक है आर्गुमेंट कर सकते हैं, पर इतना पर्सनल मत होइए। शादाब जी प्लीज गो अहेड। देखिए, सपा के प्रवक्ता ने शुरुआत की कि मोदी जी के कहने पर ओवैसी साहब विदेश गए और मोदी जी की तारीफ की। नहीं, वो शशि थरूर भी गए थे, वो देश को रिप्रेजेंट करना था। हाँ वही मैं बता ठीक है, वो देश को रिप्रेजेंट करना था। आज समाजवादी पार्टी ने यह स्टैंड क्लियर कर दिया कि उस समय पर जब हम पाकिस्तान के साथ युद्ध में थे तो समाजवादी पार्टी उस समय भारत के साथ नहीं थी, भारत सरकार के साथ नहीं थी, क्योंकि उनके प्रवक्ता को आपत्ति है कि मेरे नेता ने भारत का पक्ष रखा, नरेंद्र मोदी जी का पक्ष नहीं रखा था, बीजेपी के का पक्ष नहीं रखा था, भारत का पक्ष रखा था। और जब भारत की बात आएगी, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, मेरा पक्ष भारत के साथ होगा, चाहे परिस्थिति कुछ भी रहेगी, मुझे वोट मिले या ना मिले, लेकिन मैं भारत की जब बात आएगी, मैं भारत की सेना के साथ खड़ा हूं, भारत सरकार के साथ खड़ा हूं, दुश्मन देश के खिलाफ खड़ा हूं। तो अब आप बात कर सकते हैं भाजपा के साथ हो, पूरा प्रदेश जा रहा है। अरे यार, फिर मैं अब धर्मेंद्र जी बोलने दीजिए, ये अनफेयर होगा। धर्मेंद्र जी बोलने दीजिए, ये अनफेयर होगा। आप बोलने दीजिए, आपका टर्न आएगा, बोलने दीजिए प्लीज। हाँ बोलिए। पंकज जी इसको चुप करा लीजिए, ये बहुत बकवास कर रहा है। अच्छा नहीं अब देखिए, मर्यादा सब भाषा की मर्यादा। प्लीज मैं आ रहा हूं धर्मेंद्र जी। नहीं आप बोलिए शादाब जी, आप बोलिए, प्लीज बोलिए। धर्मेंद्र जी बोलिए, शादाब जी बोलिए। पंकज जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं, और अगर कोई मेरे बीच में बोलेगा सर, तो फिर मेरे पास शब्दों की मर्यादा नहीं। आप अपनी बात कंटिन्यू रखिए प्लीज। हाँ, मैंने तथ्य पे आधारित बात कही है कि अगर मेरे नेता से आपको लगता है कि मेरे नेता ने बहुत गलत किया, जब बात वक्फ कानून लाया जाता है पार्लियामेंट में, तो अखिलेश यादव जी पार्लियामेंट में खड़े होकर के उस कानून की कमियां नहीं गिनाते हैं, बल्कि बैर से ओवैसी साहब पॉइंट आउट करते हैं। जब बात आती है CAA की आती है, कौन खड़ा होता है जो CA प्रोटेस्टर के? बरेली में घटना घटती है, अखिलेश यादव जी कहां चले जाते हैं? मुरादाबाद में घटना घटती है, अखिलेश जी कहां चले जाते हैं? जब मुसलमानों पर अत्याचार होता है इस सरकार में, इस अहंकारी सरकार में, दमनकारी सरकार में, तो इनके मुंह पे ताला है। और जब यादव पे अत्याचार हुआ, मैं उसकी भी निंदा करता हूं, जब कथावाचक पर, तो उसको ये सम्मान भी देंगे, उसकी बात भी करेंगे, क्योंकि वो यादव है। और हमारे मस्जिद मदरसा खानकाहों पे टारगेट किया गया। अखिलेश यादव ने कितने आंदोलन किए? आप बताइए, गोमती रिवर फ्रंट की जांच नहीं हुई, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की जांच नहीं हुई, PWD मिनिस्ट्री शिवपाल जी के पास थी, जांच नहीं हुई, और आजम खान बली का बकरा है, वो मुर्गी चोरी में जेल में है, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज किया। और हम ये बात कह रहे हैं कि जब राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात,
हमने आपको नहीं, हमेशा पर वोट दिया है। आजम खान की चिंता आपको है तो आजम खान आपके साथ क्यों नहीं आ जाते? ये भी तो सवाल उठता है। वो रहते तो समाजवादी पार्टी में ही। आप मुस्लिम नेम को लेके जो राजनीति कर लें शादाब भाई, पर आजम खान आपके साथ क्यों नहीं आ जाते? कई सारे मुस्लिम बड़े नेता हैं जो आपको लेकर के ये मानते हैं कि आपके नेता कम्युनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं और मुसलमान के लिए ये भविष्य में अच्छी राजनीति नहीं मानी जाएगी। चाहे शकील अहमद खान हो, चाहे तारिक अनवर हो, मैं किसी हिंदू नेता का नाम नहीं ले रहा। अगर आजम खान को लगता भी है कि समाजवादी पार्टी में उनके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, उन्होंने आपत्तियां जरूर दर्ज की हैं, पर वो आपका साथ नहीं लेते। आपको नहीं लगता कि आपके साथ की दरकार आजम खान को भी नहीं है? देखिए, अगर कोई हमारे साथ नहीं आता है तो उसके संघर्ष का तो अपमान नहीं हो सकता। हमने कहा कि जिस समाज ने 20% वाले समाज ने 7% वालों को 4 बार मुख्यमंत्री बनाया, तो क्या चलिए हमारी पार्टी से आपको आपत्ति होगी? आजम खान साहब तो आपकी पार्टी के सबसे सीनियर सदस्य हैं जो आज इस दुनिया में हैं। उनको आप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दीजिए, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन एक यादव ही मुख्यमंत्री बनेगा, ये नहीं चलने वाला है। 20% का वोट अब फ्री में नहीं मिलने वाला है। अच्छा, इन्होंने कही शिक्षा की बात। आप मुझे चुनौती के साथ कह रहा हूं कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में कितने शैक्षिक संस्थान आपकी सरकार में बने, कितनी आईटीआई बनी, मुझे जानकारी दे दीजिए। कितने नए अस्पताल खोले गए, बता दीजिए। इन्होंने सिर्फ हमारे क्षेत्रों में पुलिस चौकियां बनवाई हैं। सर, आज अगर हमारी स्थिति दयनीय है, दलितों से बदतर जिंदगी गुजार रहा है, तो सपा बसपा इन्हीं की सरकारें रही ना, कांग्रेस की। बीजेपी तो अभी आई है ना। कौन जिम्मेदार है हमारी तबाही के लिए? यही लोग जिम्मेदार हैं। मुजफ्फरनगर दंगे को कंट्रोल करने में कौन नाकाम था? वो उस नाकाम मुख्यमंत्री का नाम अखिलेश यादव है। अगर मेरे घर में कोई किसी का देहांत हो जाता है तो मेरे घर में डीजे नहीं बजेगा सर। वहां सैफई में नंगा नाच कौन देख रहा था? उन ठुमकों को कौन देख रहा था जब हमारी बेटियों की इज्जत लूटी थी? हम लोगों को मारा गया था मुजफ्फरनगर में, 50,000 लोग बेघर हो गए थे। इन लोगों की संवेदनशीलहीनता ये बताती है ठीक है, कि हमारे फाइन। वोट से मोहब्बत है, हमसे नहीं। चलिए शादाब जी, आपने पूरी बात रख दी। मैं आ रहा हूं धर्मेंद्र जी, आ रहा हूं। पहले आप दोनों ने जो कुछ कहा है जरा उसका मतलब तो डिकोड करा लें। दोनों पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। मैं आ रहा हूं, अपनी बात आप पूरी रखिएगा। आपको नहीं लगता रमेश ठाकुर जी, जो असुद्दीन ओवैसी हैं वो एक कौम का पॉलिटिक्स कर सकते हैं क्योंकि वो उनका आधार वोट बैंक बने, ऐसी उनकी पहली इच्छा है। लेकिन जो समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, वो उस तरीके से मुस्लिम कॉज का वकालत नहीं कर सकती जैसी असुद्दीन ओवैसी की पार्टी कर सकती है। और यही मजबूरी है जिस वजह से असुद्दीन ओवैसी की पार्टी का ग्रोथ होता जा रहा है, क्योंकि मुस्लिमों में भी ये आक्रोश है कि ये जो तथाकथित जो अपने को कहते हैं मैं सेकुलर हूं, मैं सेकुलर हूं, मैं सेकुलर पॉलिटिक्स करता हूं, उनमें ऐसा लगने लगा है कि ये सारे लीडर्स हमारे कॉज के लिए नहीं लड़ते हैं। जबकि यही ऐसा कौम था जो पहले ये मानता था कि अगर हम अपने कौम का नेता ढूंढने लगे तो शायद हमारे लिए इस देश में रहना अच्छा नहीं होगा, मुनासिब नहीं होगा, बेहतर नहीं होगा। और इसीलिए बार बार कई सारे मुस्लिम लीडर्स हैं जो कहते हैं कि असुद्दीन ओवैसी की पार्टी सिर्फ पोलराइजेशन करेगी और फायदा बीजेपी को पहुंचाएगी। कैसे देखते हैं आप? देखिए पंकज जी, मुझे लग रहा है भविष्य में अगर ओवैसी साहब विफल होते हैं तो उनकी विफलता का कारण यही होगा। यहीं पे वो गलती करते जा रहे हैं। शुरुआत उनकी बहुत अच्छी हुई है, लेकिन आगे अगर उन्होंने सिर्फ ठेकेदारी अगर मुसलमानों की और एक ही लकीर के पे अगर चले तो लकीर के फकीर बनने में उनको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब बट अभी पैनल में किसी ने कहा कि मुसलमान बहुत समझदार है। बिल्कुल समझदार होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, और उनको ये समझना चाहिए कि सामने वाला कैंडिडेट हिंदू है, खान है, पठान है, ठाकुर है, कोई है। इससे अगर इतर होके अगर वो वोट करेगा तो वो अपना भला सोच पाएगा, अपने बच्चों का भला सोच पाएगा। अब बात यहाँ पे सिर्फ ये आ जाती है, ये कह देने भर से तो अच्छा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये विफल हो जाएंगे, वो नहीं हो पाएंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी अगड़ों की राजनीति नहीं करती है? सनातनी पार्टी कहने का वो दम नहीं भरती है? बिल्कुल भरती है। क्या अखिलेश यादव एक, अभी किसी ने कहा कि ये उनके जब तक पार्टी रहेगी रहे, सादा भाई ने कहा कि यादव के अलावा कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। बिल्कुल सही बात है। जो भी अगर कुछ होगा, पहला फल है वो यादव, जो भी होगा वो खाएगा। और यही जो है कमोबेश टीएमसी हो जाए, बसपा हो जाए, बसपा कितनी बड़ी पार्टी बन जाए,
उनके यहाँ से प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कोई बन जाए। आरजेडी 2005 में रामविलास पासवान ने यही शर्त रखा था, आपको याद होगा। हाँ, किसी मुसलमान मैं को बिल्कुल मुख्यमंत्री बना तो हम आपको समर्थन दे देंगे बिहार में। तो यही बात तो अभी भी यदा कदा अभी कुछ ही चुनावों में पहले भी हुई है, सब दूसरे दलों ने ये भी कहा, लेकिन कोई माने तब ना। मैं वही कह रहा था, इसमें देखो लंबी लाइन है। आप उद्धव ठाकरे का देख लो, उद्धव ठाकरे क्या करते थे, एक वही लकीर पे चलते थे। वो वहीं की जनता ने, जिनके लिए वो ठेकेदारी करते थे, वो उठा के फेंक दिया। उन्होंने क्या करा, उन्होंने जो गलती करी है वो बिल्कुल सामने आ गई है। तो मुझे लगता है कि भविष्य में जब चीजें आगे बढ़ेंगी तो ओवैसी साहब एक गलती करेंगे नहीं, जिसकी संभावना को मैं जता रहा हूं। अगर उन्होंने आज से ही अगर ये मान लिया कि मैं सर्वधर्म की राजनीति करूंगा, हर समाज को साथ में लेके चलूंगा, चाहे चुनाव 27 का, 28, 29, 30 का जो भी हो, मैं यादवों को भी टिकट दूंगा, हिंदुओं को भी टिकट दूंगा, मुसलमानों को भी टिकट दूंगा, तो मुझे लगता है ठीक ठाक रहेगा। लेकिन अगर उन्होंने सोचा कि सिर्फ मुसलमानों की मैं ठेकेदारी करूंगा, तो माफ कीजिएगा, कई सारे हमने नेता देखे। क्या आजम खान साहब इस दिशा में नहीं चले थे? बिल्कुल चले थे। मुख्तार अंसारी से लेके कई ऐसे पूर्व मुस्लिम नेता थे वो जो आगे बढ़े थे, लेकिन अंततोगत्वा हुआ क्या, वो एक सीट पर सिमट के रह गए, एक पद, एक मंत्रालय तक वो सिमट के रह गए। आज उनको कोई नहीं जानता है, भविष्य भी उनको नहीं जानता है। मुझे लगता है अगर सर्वधर्म की राजनीति करती है, सबको लेके चलना है। और अच्छी बात ये कही जाती है कि एक देश एक चुनाव, एक व्यापार एक सेठ, जब एक एक की बात कही जाती है तो नारा तो बहुत अच्छा लगता नहीं, है, चलिए, लेकिन ठीक उसको है, एडमिट ठीक कोई है, नहीं कर पाता। ठीक है। लेकिन असुद्दीन ओवैसी को चाहने वाले जो उनके धर्म से भी बाहर हैं, खासतौर पर आप अरविंद जयतिलक जी देखेंगे, मुस्लिम परस्त राजनीति करने वाले ज्यादातर नेता पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर बोलने से सोचते थे या उनका स्टेटमेंट माइल्ड होता था। पर असुद्दीन ओवैसी एक ऐसे नेता हैं, जब उन्हें पाकिस्तान या दूसरे देश के खिलाफ बोलना होता है और भारत का पक्ष लेना होता है, तो इतने आगे बढ़कर लेते हैं जैसे लगता है कि कोई जिसको कहते हैं ना कि तथाकथित राइटिस्ट बोल रहा हो। और ये बात लोगों को बड़ी पसंद आती है, इसलिए असुद्दीन ओवैसी बहुत वैसे तबकों में भी काफ़ी पसंद किए जाते हैं, क्योंकि प्रो इंडिया उनका स्टेटमेंट बड़ा बहुत ही ज़बरदस्त होता है। आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान, या वो बाहर गए तो उनकी बड़ी चर्चा हुई। शशि थरूर कांग्रेस में रहते हुए भी उनकी बड़ी चर्चा हुई। तो असुद्दीन ओवैसी की इस राजनीति की वजह से आप ऐसा देख पा रहे हैं कि बिहार में उन्होंने कोशिश की दलित को साथ लाएं, अन्य लोगों को टिकट देने का प्रयास किया। अगर ये राजनीति भी उत्तर प्रदेश में उन्होंने शुरू कर दी और मुसलमानों का एक तबका अपने साथ उन्होंने जोड़ लिया, तो समाजवादी पार्टी के लिए ये पूरे तनाव का विषय हो सकता है। बिल्कुल पंकज जी, देखिए कोई भी भावना राष्ट्र के भविष्य से बढ़कर के नहीं होती है। ओवैसी साहब बैरिस्टर है, इस चीज को अच्छी तरह गांठ बांध लिया है कि राष्ट्र की भावना के साथ हम खड़े होंगे तो हमारा राजनीतिक विस्तार भी होगा, हमारा समर्थन भी होगा। देखिए मेरी जितनी राजनीतिक समझ है, मैं ओवैसी साहब को दो एजेंडे पे इस समय काम करते हुए देख रहा हूँ। एक तो सबके साथ कंधा जोड़ो, विशेष रूप से उन लोगों के साथ जो तथाकथित सेकुलर दल है, और दूसरा अगर वो कंधा जोड़ने को तैयार नहीं है तो उनके कंधे पर जम करके प्रहार करो। यानी राजनीति में प्रहार वही किया जाता है जहां चोट पहुंचे। आपने देखा जब बिहार में आरजेडी के साथ गठबंधन नहीं हुआ, इंडिया के साथ गठबंधन के साथ नहीं हुआ, तो उनके ऊपर भाजपा से अधिक प्रहार करते हुए देखे गए। आपने महाराष्ट्र निकाय चुनाव में भी देखा, सबसे अधिक हमलावर अखिलेश यादव के ऊपर हुए, क्योंकि ये लोग वो लोग हैं उनके अनुसार कि हमें जो है इंडिया गठबंधन में रखना नहीं चाहते हैं। तो लोगों के बीच इन्होंने अपने लोगों के बीच एक विमर्श छेड़ दिया कि भाई आपको अपनी हकदारी चाहिए, बुनियादी अधिकार चाहिए, या सिर्फ आप उन लोगों के कहने पर भाजपा हराओ अभियान का हिस्सा बनेंगे। एक महत्वपूर्ण बात और है, जैसे कि अभी लोगों ने कहा कि एक केवल मुस्लिम समुदाय को लीडर है। जरा उठा के इतिहास देखिए, 90 के दशक से आप उत्तर भारत जो है जाति का, पंथ का, मजहब का वो खौलता हुआ कुंड है। आप रामविलास पासवान जी को देखिए, शरद यादव को देखिए, लालू को देखिए, मुलायम सिंह जी जब जिंदा थे देखिए, सभी लोग एक सीमित दायरे से उठ करके एक जातियों को पकड़ करके, पिछड़े वर्ग को पकड़ करके राजनीति को जो है उस मुकाम पर ले गए, और जब जरूरत पड़ा तो वो अपने आप को जो है उस केचुल से बाहर निकाल करके सर्व समाज के लीडर बने। कुछ उसी तरह से ओवैसी भी जो है तब मुस्लिम समुदाय को अपने साथ जोड़ते हुए अपना विस्तारवादी रूप देने की चेष्टा राष्ट्रीय भावनाओं के साथ जुड़ करके
करते हुए देख रहे हैं। जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि ऑपरेशन सिंदूर के समय किस तरह जो है लीक से हट करके जो लोग उनके विरोधी थे राजनीतिक, वे भी उनकी तारीफ करते हुए नहीं, नजर आए ठीक कि है, ये भला ठीक, व्यक्ति जो है राष्ट्र के साथ खड़ा है। जी बिल्कुल। पर यही धर्मेंद्र सिंह जी, आपके साथ ये समस्या है, प्रॉब्लम आएगी आपके सामने, क्योंकि आप कहेंगे वो बीजेपी की बी टीम है, वो कहते हैं देखो लोकसभा में हमने छोड़ दिया कि हम नहीं लड़ेंगे, हम नहीं खड़ा होंगे, तुमको जितना जीतना है जीत लो, लेकिन विधानसभा में हम खड़े होंगे, हम लड़ेंगे, क्योंकि ये हमारा साथ नहीं चाहते, ये हमारा असली रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहते। बिहार से भी यही कहा गया, आप हैदराबाद में लड़िए, हम आपकी मदद करने आएंगे, लेकिन हैदराबाद से बाहर नहीं निकलिए। देखिए, दो तीन बातें हैं। जो ओवैसी साहब मोदी जी की बात मैं कह रहा था, पूरा देश देश के साथ था, पूरा देश मोदी जी के साथ था, देश के प्रधानमंत्री के। लेकिन जब ट्रंप के कहने पर इन्होंने सीज फायर कर दिया, ट्रंप ने पहले अनाउंस किया, उस पर सवाल पूछना, जब पूरा देश पूछने लगा क्या ट्रंप के कहने पर अगर किया था तो हाँ कर देते, बताते देश को जस्टिफिकेशन। उस समय कोई सवाल पूछने नहीं आया। जो सच है, हमारी संप्रभुता गिरवी रख दिया। आज ट्रंप क्या कर रहा है? हमारी 14-15 साल की जो पॉलिसी थी प्रो अमेरिका हो गई, और आज हम कहां फंसे? रोज हमारे ऊपर ट्रैफ लग रहा, धमकी लग रहा। दूसरी बात देखिए, देश के अंदर दो धाराएं हैं। एक है विभाजनकारी और सांप्रदायिक राजनीति की धारा, दूसरी है कि सर्व समाज को लेके चलने के जो भारत के संविधान को मानने वाले हैं उनकी धारा। अब अगर लड़ने की बात आती है, एक सांप्रदायिक धारा के से लड़ने की बात, तो अगर कोई ये खड़ा होकर के उसकी तारीफ कर रहा है, उनसे लड़ने के बजाय आंदोलन को कमजोर कर रहा है, जो सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ लड़ रहे हैं उनके खिलाफ बोल रहा है, तो ये पूरा देश देख रहा है कि वो क्या चाहता है, उनकी क्या मंशा है, किसको कमजोर कर रहे हैं। सच ये है कि जो देश में विभाजनकारी शक्तियां हैं, देश को बंटवारे की तरफ ले जाना चाहती है, देश में धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण करके अपनी कुर्सी बचाए रखना चाहती, उनके खिलाफ बोलने के बजाय आप जो लोग उनसे लड़ रहे हैं, उनको ही नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, तो आप किसकी भी टीम हुए? एक टीम कह देते हैं, किसकी कह दे भाई? सवाल आज यहाँ ये है, सादात जी चले गए, सादात जी चले गए। 17 लड़े, 24 लड़े तो कोई दिक्कत नहीं थी। देखिए, एक तो पंकज जी, मैं बार बार कहूंगा, हम लोग पार्टी की बात करते हैं और बात करते हैं एथिक्स की। अगर कोई व्यक्तिगत तुम तड़ाक को इस तरह बात करेगा तो ये बिल्कुल आप अगर चैनल पे कराएंगे तो बर्दाश्त वाली बात नहीं है। नहीं, ये हमने आपने देखा होगा मैंने किस तरीके से इंटरवीन किया, मैं कैसे रिक्वेस्ट किया, मैंने आवाज तक डाउन कर दिया। धर्मेंद्र जी, आप एक बार फिर से देखिएगा, मैंने आवाज तक म्यूट किया। नहीं, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जो भी चैनल पर बैठे, कम से कम इतनी एथिक्स हो कि किसी दूसरे के नेता के बारे में गलत बात, किसी दूसरे पे व्यक्तिगत टिप्पणी गलत करेगा तो वो ठीक नहीं है। और ये न बाहर समाज के लिए अच्छा है, न व्यक्तिगत रूप से अच्छा है, दोनों चीज। चलिए, हाँ ठीक, चलिए, पर रमेश ठाकुर जी, हमारी विचारधारा देश को सजो के लेके चलनी है। हम विकास की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम देश के उत्तर प्रदेश के एक एक बूथ तक, एक एक व्यक्ति तक जा रहे हैं और उनको अपनी विचारधारा से अवगत करा रहे हैं। जो उनके हक हुकूक में भारतीय जनता पार्टी उस पर डाका डाल रही है, उनके जो बुनियादी सवालों पर जो संज्ञान नहीं ले रही है, उसके आधार पर मत मांग रहे हैं, प्रत्येक वर्ग से मांग रहे हैं। हमारे साथ ये कहना कि केवल एक वर्ग है उसको मुख्यमंत्री, अरे भाई हमने अल्पसंख्यक को भी टिकट दिया, किसी ने ठीक है। धर्मेंद्र सिंह जी, को दिया, आपने अपनी बात रख दी, लेकिन रमेश ठाकुर जी, क्विक आंसर चाहूंगा। बीएमसी चुनाव में शाही मस्जिद संभल वाली और शाही इमाम मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर, दिल्ली में जो इंक्रोचमेंट पे बुलडोजर चला, उसको भी उन्होंने मुद्दा बनाया, वक्फ संशोधन बिल को भी मुद्दा बनाया, सीएए को भी मुद्दा बनाया और कहा कि अखिलेश यादव इस पे चुप है। ये तमाम ऐसी पार्टियां, चाहे सपा हो चाहे कांग्रेस हो, इस मुद्दे पर वैसी आक्रामक राजनीति क्यों नहीं करती, सिर्फ मुसलमानों का वोट लेती। आपको लगता है कि ये सारा स्टेटमेंट जो है वो चाहे सपा हो चाहे कांग्रेस हो, इनके आगे बड़ी मुश्किलें खड़ी करने वाली, और वो ओवैसी की राजनीति उत्तर प्रदेश में कैसी होगी उसकी झलक है? नहीं, मुझे लग रहा है जो आपने बात कही, अगर ऐसा है तो धर्मेंद्र कुमार जी की जो बात है उस पर तो मोहर लगती है। कुल मिला के लब्बो-लुबाब ये है कि पूरे चुनाव में, पूरे कैंपेनिंग में महाराष्ट्र में उन्होंने टारगेट सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी को करा।
अखिलेश यादव जी को करा, भाजपा को कहीं उन्होंने नाम ही नहीं लिया। नहीं, तो पर ये इसका आरोप मतलब जो भाजपा ये की आरोप उन पे भी है कि अबू आजमी ने एआईएमआईएम को टारगेट किया, शिवसेना और बीजेपी को नहीं किया। मैं दोनों तरफ की बात कर रहा हूं आपके सामने। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है, वही बात आ जाती है ना। अब वही ना, ये समझ में नहीं आता है राजनीतिक दलों का कौन किसके साथ है प्रेजेंट टाइम में, और कल कौन किसके साथ आ जाएगा, और कौन किसकी विचारधारा से जुड़ जाएगा। क्या शिवसेना को कभी हमने आपने सोचा था, जो बाला साहब ठाकरे जी ने हिंदुत्व को लेके आगे चले और जिस विचारधारा को उन्होंने जिए, जिसके साथ वो मरे, तो उसमें उनके जो नई पौधी ने उन्होंने उससे समझौता कर लिया, सेकुलर शब्द जोड़ लिया, कांग्रेस से जाके उन्होंने हाथ मिला लिया। अब जनता भी इतनी बेवकूफ तो है नहीं कि भैया कहो कुछ और करो कुछ। तो वही कारण मुझे लगता है आज भी होने वाला है। और रही बात, जो नेता जो करते हैं वो सिर्फ अपने नफे नुकसान के लिए करते हैं, मौजूदा समय की जैसी नब्ज होती है उस नब्ज को पकड़ के चलते हैं। वो कब बदल जाए, कब क्या, कुछ नहीं। यही बात तो इन्होंने उठा दिया। इन्होंने यही बात तो कही कि हम कब मिल गए बीजेपी से। इन्होंने यही बात कही कि साक्षी महाराज, कल्याण सिंह समाजवादी पार्टी में आ गए। ये भी बीएमसी चुनाव में कहा गया। और ये बार बार इनकी पार्टी के नेता, एआईएमआईएम के पार्टी के नेता कहते हैं, ये कहते हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीत गई, पार्टी टूट गई, भाजपा की सरकार बन गई। ये कहते हैं कि जो शिवसेना मुसलमानों के विरोध में राजनीति करती थी उससे कांग्रेस मिल गई। तो आखिरकार कौन बीजेपी की बी टीम है? हम तो नहीं है। और ये बात उनकी अब लोग समझने लगे हैं। बीएमसी का परिणाम तो यही कह रहा है। सीमांचल में भी आक्रामक राजनीति मैंने देखा, मैं खुद कवर कर रहा था। जो लोग उनको जिताना चाह रहे थे वो यही बात कर रहे थे। अरविंद जयतिलक जी। बिल्कुल पंकज जी, आपने सही कहा। देखिए, सवाल ये उठता है कि ओवैसी साहब भाजपा पर हमला करके क्या पाएंगे। भाजपा पर तो हमला कांग्रेस भी कर रही है, सपा भी कर रही है, आरजेडी भी कर रही है, पूरा विपक्ष कर रहा है। यह सच्चाई है कि सबकी सियासी जमीन एक ही है। अच्छी तरह से ओवैसी साहब जानते हैं कि अगर हम सपा पर हमला करेंगे, कांग्रेस पर हमला करेंगे, तो सियासी जमीन का एक टुकड़ा हमें भी हासिल हो सकता है। भाजपा की सियासी जमीन तो इनके हिस्से में आने वाली नहीं है। अब वो अपने अखाड़े में चाहते हैं कि अखिलेश यादव को भी ले आए। जिस तरह से वो संभल का मसला उठा रहे हैं, दिल्ली इंक्रोचमेंट का मामला उठा रहे हैं, तमाम तरह के, क्या वो हौसला समाजवादी पार्टी के लीडर में है? सवाल इस बात का है। क्या उस तरह से वो लंगोट पहन करके उस अखाड़े में कूदने के लिए तैयार है समाजवादी पार्टी? बिल्कुल नहीं। उसे डर है कि अगर ऐसा करेंगे तो हमारा जो हिंदू वोट है वो भी जो है वो फिसल सकता है। आज तक देखिए, अखिलेश जी बड़े लीडर है, अयोध्या की तरफ रुख नहीं की, आखिर वो कितनी कुर्बानी दे। दूसरी बात, जो धर्मेंद्र जी विद्वान प्रवक्ता है, वो अभी कह रहे थे कि ओवैसी साहब मोदी जी की तारीफ के 2019 के लोकसभा चुनाव होने वाला था। आदरणीय नेताजी तो मोदी साहब को आशीर्वाद दिए कि जाइए अगला प्रधानमंत्री आप होंगे। देखिए, धर्मेंद्र जी राजनीति पलट करके वार करती है और देश की जनता जो है, प्रदेश की जनता बड़ी बारीकी से नजर रख रही है। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 2027 में ओवैसी साहब जिस सधे कदम के साथ आ रहे हैं, अगर भाजपा हराओ अभियान के साथ मुसलमान जाएगा तो सपा के साथ रहेगा पंकज जी। और अगर जो अपनी हकदारी के लिए, बराबरी के लिए बात करेगा तो फिर जाएगा वो ओवैसी के साथ। चलिए, सवाल वही है कि 19 से 20% वोट पे ज्यादा हक किसका। सवाल वही है कि जिस तरीके से एआईएमआईएम ने सीमांचल पर ध्यान दिया, क्या उत्तर प्रदेश में वो पश्चिम पर ज्यादा ध्यान देगा, पश्चिम वेस्टर्न यूपी पे ज्यादा ध्यान देगा? क्योंकि यहां पर मुस्लिम वोटों की संख्या कहीं ज्यादा है। और इसी बात को लेकर के कहा जा रहा है कि बीएमसी में जो एआईएमआईएम का प्रदर्शन है, क्या वो अखिलेश यादव के लिए टेंशन की वजह बनेगा? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब हम लगातार ढूंढते रहेंगे, बताते रहेंगे और जो कुछ भी होगा आपके सामने रखते रहेंगे। धर्मेंद्र सिंह जी आपका, मोहम्मद शादाब चौहान जी आपका, रमेश ठाकुर जी, अरविंद जयतिलक जी, इस अब उत्तर चाहिए में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो अब उत्तर चाहिए में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। धन्यवाद, नमस्कार। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरपीओर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरपीओर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।
आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा प्योर मसाला। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला। प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला। सबका राजा और प्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा प्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। राजा प्योर मसाला। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरी डे।